हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिसने आउटलाइन किया है प्रोग्रेस अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसकी प्रोग्रेस को आउटलाइन किया है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स के बारे में बात की है अहेड ऑफ द यूनियन बजट। जो यूनियन बजट 1 फरवरी को रिप्रेजेंट करा जाएगा, उसके पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें कुछ अपडेट दी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई न्यूज है क्या। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया है क्या, स्टेटस ऑफ की टैक्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। जो भी की टैक्सेस रिफॉर्म्स है और की पॉलिसी रिफॉर्म्स है उसको यहां पे मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया है। नाउ ये जैसा मैंने बताया ऑफिशियल पोस्ट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा और एक्स हैंडल के द्वारा पोस्ट किया है। इट इज इमटेरियल, जस्ट फॉर एडेड इंफॉर्मेशन कि आपके दिमाग में क्लिक करे कि यहां पे ये चीज बताई गई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव इन्वेस्टमेंट सर्टेनिटी। देखिए, सर्टेनिटी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर्टेनिटी बिजनेसेस में प्रॉफिट्स के लिए बहुत फायदेमंद या काम की चीज है। कभी भी आपको किसी भी चीज की सर्टेनिटी होनी चाहिए। एक फार्मर अगर कुछ ग्रो कर रहा है तो उसको सर्टेनिटी चाहिए कि प्रोडक्शन कितना होगा। अगर सर्टेनिटी नहीं रही तो बिजनेस बहुत रिस्की हो सकता है। उसी तरह से यहां पे सरकार को चाहिए सर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट बात की जा रही है ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस, कि हम लोगों को टैक्स कंप्लाई करना लोगों के लिए किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं। एक प्रपोजल जो ये रखा गया है ICAI द्वारा, जहां पे वो कह रहे हैं कि मैरिड कपल्स जो है उनको साथ में सिर्फ एक ही ITR फाइल करने के लिए कहा जाए, जो ईज ऑफ फाइलिंग को और आसान बना देगा। तो उस तरीके की चीजें यहां पे लाई जा सकती है। और तीसरी बात है सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि गवर्नमेंट द्वारा कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब GDP को यहां पे बढ़ाने की या इंक्रीज करने की बात करी जा रही है। इंडिया देखिए ऑलरेडी ही एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, बट हम एस्पायर करते हैं डबल डिजिट ग्रोथ के लिए। सो होपफुली आने वाले सालों में हम वो अचीव कर पाए। अब ब्रॉड नेचर ऑफ रिफॉर्म्स क्या है वो देखते हैं। तो यहां पे रिफॉर्म्स जो है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन के सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के सेक्टर में, ठीक है, ये रिफॉर्म्स लाई जा रही है। अब डायरेक्ट टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाने का मतलब, मान लीजिए आप टैक्स कट्स दे रहे हो या इंसेंटिवाइज कर रहे हो, क्यों? ताकि आपका टैक्स का जो नेट है वो बढ़े। तो भले ही आपके टैक्स रेट्स कम हो जाए बट आपका कलेक्शन फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की, जहां पे बेसिकली इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को। तो इसके लिए सरकार ने कुछ फोकस एरिया डिसाइड किए हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंसेंटिव, कैपिटल गेन्स रैशनलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड टैक्स मेजर। मतलब टैक्स मेजर्स या टैक्स इंसेंटिव जो लिंक हो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब कुछ और स्पेसिफिक चीजों पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टनेज। सो टनेज टैक्स स्कीम जो है ये एक्सटेंड कर दी जा रही है इनलैंड वेसल्स के लिए भी। इनलैंड वेसल्स क्या होते हैं? देखिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इनलैंड वाटरवेज को। सो इनलैंड वाटरवेज क्या? अब हम सब जानते हैं कि शिप्स के जरिए काफी सारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जनरली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप के थ्रू, जो एक वाटर बॉडी है जहां पे शिप्स जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब उसी तरह इंडिया में एक बढ़िया, एक नहीं मतलब इंडिया में काफी अच्छा रिवर सिस्टम है, जो कि अगेन एक वाटरवेज ही हुआ। तो अब इंडिया जो है ये वाटरवेज को इस्तेमाल करने जा रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी ही कर रहा है, बट और ज्यादा स्तर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इंडिया में टोटल 116 जो है इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये समंदर नहीं है, ये रिवर है, और ये रिवर के फ्लो के साथ साथ यहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कार्गो। तो जो टनेज टैक्स स्कीम थी ऑलरेडी समंदर के रूट्स पर, अब वो जो है इनलैंड वाटरवेज और इनलैंड वेसल्स मतलब
जो वो शिप्स जो इनलैंड वाटरवे में टनेज को कैरी कर रहे हैं उनके लिए भी यहां पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसे करने के लिए सेक्शन 115 VD को इनकम टैक्स एक्ट के अमेंड किया जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबल वेसल्स की बात करें तो वो वेसल्स एलिजिबल होंगे जो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा सामान जो है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ले जाया जाए। सो ऑफ कोर्स प्रमोट दी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे होगा ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी यूज होगी। देखिए इनलैंड वाटरवे का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी सस्ता है, काफी किफायती है और ये हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसे अब हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं उसके फुल स्ट्रेंथ पर। नेक्स्ट है IFSC टैक्स इंसेंटिव। तो यहाँ पे टैक्स कंसेशन की बात की जा रही है IFSC के लिए जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो बेसिकली जो एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 31 2030 तक, मतलब और मान लीजिए और ऑलमोस्ट 4.25 साल तक के एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कवर करता है शिप लीजिंग को, इंश्योरेंस ऑफिस को और ट्रेजरी सेंटर ऑफ ग्लोबल फर्म्स, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल फर्म्स को। तो इससे जो भारत का जो एम्बिशन है ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने का, वो इससे उसको मजबूती मिलती है। नेक्स्ट है रिलीफ फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। तो जैसे कि एक नेशनल सेविंग स्कीम्स है जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में चलती है, वहां पे विड्रॉवल जो है जो 29 अगस्त 2024 के बाद किए जाएंगे उन्हें पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, मतलब दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। नेक्स्ट जो है NPS वत्सल्य। अब यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिविजुअल्स को, एडिशनल डिडक्शन 50,000 तक का अंडर सेक्शन 80 CCD 1B और ओवर एंड अबव ये जो लिमिट है जो ऐड की जा रही है ये है ओवर एंड अबव लिमिट अंडर सेक्शन 80C। इसका मतलब ये है कि आपको जितना भी डिडक्शन अवेलेबल है सेक्शन 80C में, इसके अलावा आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन यहां पे सेक्शन 80 CCD 1B के तहत दिया जाएगा। अब इससे होगा ये कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स, चाइल्ड सेंट्रिक पेंशन प्लान, ये सारी चीजें जो है ये एनकरेज कर दी जाएगी, बिकॉज इन सारी चीजों के रिलेशन में आपको अगर टैक्स सेविंग्स है तो ये इंसेंटिवाइज करेगा लोगों को लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेशन। देखिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हो गया घर या फ्लैट, उसके ऊपर आप हर साल प्रॉपर्टी देते हो, तो यहाँ पे उसके सिंप्लीफिकेशन की बात करी जा रही है कि मेजर प्रॉपर्टी इनकम टैक्स जो है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब जो टैक्स पेयर्स है वो क्लेम कर सकते हैं निल एनुअल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। तो यहां पे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के बारे में बात करी जा रही है। अब एक फैमिली 2 अलग घर कैसे? देखिए माइग्रेशन होता है जॉब्स के लिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो यहाँ पे एक एडिशनल हाउस की यहाँ पे प्रोविजन देने की बात करी जा रही है। रिमूविंग द अर्लियर कंडीशन। सो अर्लियर कंडीशन जस्टिफिकेशन ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो जस्टिफिकेशन था नॉन ऑक्यूपेंसी का एम्प्लॉयमेंट के जरिए, इसको अब निकाल दिया, इसको दिस इज अबाउट टू बी रिमूव, और कह सकते हैं रिमूव हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू द जस्टिफिकेशन जो देना पड़ता था आपको अगर आपका एक और घर है बट आपने वो ऑक्यूपाई नहीं किया है। क्यों? जॉब की वजह से, क्योंकि आपका जॉब कहीं और है। सो इस वजह से अब टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा एडिशनल कन्वीनियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एंड लिटिगेशन रिडक्शन की। तो यहाँ पे 3 ईयर बैकलॉग पीरियड ला दिया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग के असेसमेंट का। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? देखिए एक कंपनी है X और दूसरी कंपनी है Y। मान लीजिए ये जो X है इसकी सब्सिडियरी कंपनी है Y। तो यहां पे होता ये है टैक्स सेविंग के लिए यहां पे X और Y आपस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब आप इक्विपमेंट एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं एक ऐसे प्राइस पे जो प्राइस जो है वो मार्केट में एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहेगा। एक उदाहरण के तौर पे ये ले लीजिए कि ये वाली कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है,
तो ये कंपनी एक इसको सड़ा सा इक्विपमेंट बेचेगी बहुत हाई प्राइस पे, और ये कंपनी उसको एक्सपेंडिचर बता देगी जिस वजह से इसका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। बट इतना सड़ा सा इक्विपमेंट इतने हाई प्राइस पे मार्केट में एज सच नहीं मिलेगा। तो फिर आपने इतना सड़ा इक्विपमेंट इतने हाई प्राइस पे कैसे बेचा? आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज किया, जो कि एक मतलब मान लीजिए बायसली मोटिवेटेड थी इस कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस करने के लिए। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसका यूज करके लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सिस्टम को। तो यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग पे 3 ईयर का ब्लॉक पीरियड रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग के असेसमेंट का। 3 साल तक के ट्रांसफर प्राइसिंग को असेस किया जाएगा। तो फिर आप कौन से प्राइस में वो चीज इसको बेच सकते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस पे। अब आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस वो होता है जो प्राइस पे दो लोग एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अग्री करते हैं। कैसे दो लोग? ऐसे दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और जिसे एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, उसे हम कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए तो ही वो सही होती है, एल्स वो एक मोटिवेटेड होती है टैक्स इवेजन के लिए। नेक्स्ट है रिफॉर्म फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी वो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम की तरफ अप्रोच और लोअर कंप्लायंस बर्डन। लोअर कंप्लायंस बर्डन आसान कर दिया जाए टैक्स कंप्लाई करने के लिए, जिस वजह से ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि जो रिफॉर्म है वो इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूटी इन टैक्स रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब टैक्सेशन को कम किया जा रहा है एटलीस्ट कुछ हद तक। जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है उसे लिबरलाइज किया गया है, जीएसटी जो है उसे कम किया गया है। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, टैक्स रैशनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और 2026-27 बजट जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डीपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मेजर्स को और फर्दर सिंप्लीफाई करेगा हमारे टैक्सेशन सिस्टम को। तो देखने वाली बात होगी कि क्या 1 फरवरी को ऐसा ही होता है जैसा हम कह रहे हैं या नहीं।